हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है ईसी डिसमिस्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी स्पेशल लीव पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बहुत ही निंदात्मक है, डिस्पैरेजिंग है, डेरोगेटरी है, दैट मीन्स अपमानजनक है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 324 के अंडर में आपके लिए जो ऑब्लिगेशंस है उन्हीं को ध्यान में लेकर के ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने काम को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करने में कहीं ना कहीं फेल हुआ है। ऐसे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज हाई कोर्ट, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अगर डेमोक्रेटिक मैनर में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट अगर डेमोक्रेटिक मैनर में क्रिटिसाइज करता है तो वो तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। मीडिया का काम न्यूज़ रिपोर्ट्स को कवर करना ही है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो थोड़ी सी एक बार नज़र डाल लेंगे। मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, वो यही थी। इसके अलावा दिल्लीज कोविड पजल, इस आर्टिकल को ज्योग्राफी से आप कनेक्ट कर पाओगे, कोविड को ज्योग्राफी से कनेक्ट कर पाओगे और साथ में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे भी कनेक्ट करेंगे। देखेंगे इस आर्टिकल को। इसमें बताया हुआ है कि कैसे रूरल रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते सिटीज़ में कोविड के केसेस में कितनी ज़्यादा सर्ज देखने को मिल रही है। मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप एक कैलकुलेशन या फिर एक एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हो जब गाँव में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं होता। तो एक इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके अलावा नीचे एक सेकेंड, इसके अलावा अगर नीचे देखें तो ये कांग्रेस का जो चल रहा है पूरा सिस्टम, बंगाल में हार गए तो ऐसे करके कांग्रेस को क्या करना चाहिए, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इधर फाइटर फॉर राइट, ये शांति भूषण जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है सोली सोराब जी पे। तो एक बार आप अगर लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आप एक बार ज़रूर देख लेना, बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। साथ में इधर जो बाइडेन एड्रेस कर रहे हैं यूएस कांग्रेस को, और उन्होंने ये कहा कि हम कैसे भी करके प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, सेलिब्रेशन की तरफ लेकर के जाएं। मतलब डिपार्चर है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से वो फिर से गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के और मार्गरेट थैचर ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी यूके की, राइट। तो इन दोनों ने मिलकर के उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, प्राइवेटाइजेशन का। तो उसी का कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिल रहा है अभी यूएसए में कि रोनाल्ड रीगन के टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर को स्कोप मिला था वो कहीं ना कहीं विड्रॉ किया जा रहा है जो बाइडेन के द्वारा। दैट मीन्स सरकार अपने हाथ में बहुत कुछ ले रही है, राइट। तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे करके दो आर्टिकल हो गए एडिटोरियल से। आइडिया पे चलते हैं। आइडिया पेज पे फर्स्ट आर्टिकल नीडेड फ्री जैब्स फॉर ऑल। इस आर्टिकल में जीन रेज ने ये बताया है कि भाई वैक्सीनेशन सबको फ्री में दो। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की अभी, क्या इसमें रेपोगेशंस है, क्या इसके क्वेश्चंस हैं, सारे क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इनइक्वालिटी वाला सेक्शन हमने देख लिया था कि पैसे वाले जो हैं वो तो जल्दी से वैक्सीनेशन ले लेंगे, गरीबों के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा स्कोप रहेगा, मार्केट फोर्स काम कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर, वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम करने के हिसाब से देखें तो सरकार को ये वैक्सीनेशन ड्राइव फ्री में अवेल करानी चाहिए। तो ऐसे करके ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो सेकंड आर्टिकल है दैट इज गुजरात रिट्रीटिंग स्टेट, इसमें गुजरात की केस स्टडी को बताया जा रहा है कि कैसे सरकारें जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल पा रही है और क्यों आज गुजरात में ज़्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, सिटीज़ में बेड्स की कमी आ रही है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो वो चीज़ें बताई हुई है। तो गुजरात स्पेसिफिक चीज़ है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि कैसे लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये भी जानेंगे। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीन आर्टिकल से देख लेते हैं तीनों को। फर्स्ट आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन डिसमिस्ड। तो आप देखोगे इलेक्शन जब भी होते हैं कोई जीतने वाला होता है, कोई हारने वाला होता है और एक रेफरी होते हैं। अगर असेंबली इलेक्शंस की बात करें, विधानसभा के इलेक्शंस की बात करें, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनको मैंडेट मिला हुआ है कि भाई आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं आर्टिकल 324 के अंडर में। अब आप देखोगे
कि जब एक रेपुटेशन मिली हुई है, जब एक मौका मिला हुआ है, जब एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट इसीलिए किया गया था कि वो इम्पार्शियल मैनर में काम करे, तो ऐसे में उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस अच्छे से हो गए कि भाई वो इम्पार्शियल मैनर, ना तो कोई सरकार का दबाव हो, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव हो, और साथ में पब्लिक ट्रस्ट का भी उनके पास में पूरा का पूरा एक स्कोप है। क्योंकि जब हमारे फोरफादर, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया था, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम था इलेक्शन कंडक्ट करवाना इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। और उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था और आज तक परफॉर्म अच्छा करता ही आ रहा है। बट कई बार बीच में ऐसे ग्लिचेज आती हैं जिसके चलते इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या हुआ है, उस पूरे मुद्दे को आपको मैं समझा चुका हूं कि मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है और उस पिटीशन के बेसिस पे मद्रास हाई कोर्ट सीधा का सीधा ब्लेम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। क्योंकि जब कोविड-19 के केसेस आउटब्रेक हो रहे थे, उसके बावजूद भी बंगाल में या फिर दूसरे जो स्टेट्स में इलेक्शन जहां पे हो रहे थे वहां पर रैलीज को रोका नहीं, इवन जो कोविड-19 से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स थे उनको भी अबाइड नहीं किया। ऐसे में मर्डर हुआ है बहुत जनों का। तो इस चीज को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं दुखी हुआ और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर जाकर बोलता है क्लियरली, मतलब ब्लैटेंटली बोलता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, ये डिस्पैरेजिंग है, दैट मीन्स ये निंदात्मक है, ये डेरोगेटरी है, ये अपमानजनक है। तो ऐसे में इन स्टेटमेंट्स को हाई कोर्ट को रिटर्न करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोनों के बीच में एक फाइन लाइन होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करनी पड़े। बट रियलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसीलिए एस्टैब्लिश्ड है कि वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करें। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, सिमिलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की ड्यूटी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है तो उसी तरीके से इंडिपेंडेंट भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी काम करने में अगर फेल होता हुआ दिखाई देगा तो उस केस में मद्रास हाई कोर्ट अगर सवाल उठाता है और मीडिया उसकी रिपोर्टिंग करती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मीडिया को भी रिपोर्ट करने का पूरा राइट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, इसके अंडर में। तो डेफिनेटली ये चीज़ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ की अगर बात करें, वहां पर अगर कोई बातचीत शुरू हो गई, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के फ्लोर पे अगर डिबेट शुरू हो गया कि हाँ भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सही किया कि गलत किया, क्या होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है, वहां पर बातचीत हुई है। एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिबेट, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। तो ऐसे में कुछ गलत नहीं किया, ये बात कही किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इस जब ये स्पेशल लीव पिटीशन लगाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसी बात ये पूरी क्लियर होती है हमारे सामने, ठीक है। इलेक्शंस की बात करें, हो चुके, रिजल्ट भी आ चुके हैं बहुत सारे। तो सबसे मेन जो बात है वो ये कि अब इलेक्शन कमीशन को खुद को एक सही तरीके से ऑनेस्टली रेकनिंग करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मिसिंग हुई है, कहाँ पर गड़बड़ियाँ हमने कर दी। देखो इतना बड़ा देश है, इतना कुछ किया, तो कुछ ना कुछ रिव्यू तो करना है ही, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज, आप कभी पढ़ा हो आपने डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द एंड, इट्स अ मीन। मतलब इसमें वेरिएशंस आते रहेंगे, दैट मीन्स आपको खुद को अपडेट करते रहना है। डेमोक्रेसी खुद में एंड नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है जो कि लंबा चलता रहेगा और खुद में बेटरमेंट आता रहेगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए खुद की एक्टिविटीज को रिव्यू करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये बता रहे हैं राइटर कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक हो गया था फरवरी में, सेकेंड वेव आनी शुरू हो चुकी थी, तब क्यों 8 फेजेस में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराए गए। तो सबसे पहले तो ये लंबा ड्यूरेशन करना। दूसरी चीज, ज्योग्राफीज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं
कितने स्टेट्स में अलग अलग एरियाज में इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पर इलेक्शन को अगर शॉर्ट में कंप्लीट करते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ज़्यादा परेशानियां नहीं होती। और ये जो अभी केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पर 4 अप्रैल को 1 लाख केस आ गए थे, वो बढ़ करके 22 अप्रैल को 3,32,000 केस हुए, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रैलीज को बैन किया। और वो भी कब? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि भाई अब से मैं इलेक्शन मीटिंग्स को कैंसिल करता हूं, क्योंकि कोविड-19 की सेकंड वेव के चलते बहुत लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीटू फैशन बनाया कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं फिर उसके बाद में उनको फॉलो कर लिया। इसकी बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुद की गाइडलाइंस देनी चाहिए थी कि भाई अब से ऐसा करना किसी को अलाउ नहीं है कि कोई भी खुले में जाकर के अपनी रिलीज कर पाएगा। वर्चुअल रिलीज कराई जा सकती थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि एक तो रिव्यू करे, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था इलेक्शन का ये प्रोसेस, और दूसरा मीटू फैशन की बजाय आई विल, मतलब मैं लीड करूंगा, ठीक है, वो एटीट्यूड होने की जरूरत है। देखो, इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट अर्न होने के लिए ऐसा नहीं कि एक बार आप अच्छे से परफॉर्म कर लो, आपको लगातार अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखनी होती है, आपको लगातार हार्डवर्क करना रहता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो कुछ भी अभी ब्लेम लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खुद को ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव के हाथों की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि एग्जीक्यूटिव मन में आए जब वो अपने हिसाब से काम करवाने लग जाए, तभी तो ये क्या अभी ब्लेम लग रहे हैं सारे के सारे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी किया है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के कहने पे किया है, रूलिंग पार्टी के पे कहने के हिसाब से किया है सारा का सारा। तो रियलिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऐसे में खुद को अपनी जो हार्ड अर्नड क्रेडिबिलिटी है, खुद की जो विश्वसनीयता बहुत मुश्किलों से जो प्राप्त की है, उसको कंटिन्यू बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाना कि हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो बहुत गलत था, बहुत दुखद, बहुत अपमानजनक, बहुत निंदात्मक था, डिस्पैरेजिंग था, डेरोगेटरी था, तो ऐसे में खुद को रिव्यू करने की जरूरत है, खुद की रेकनिंग करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्लीज कोविड पजल। देखो, आर्टिकल्स कौन से पेपर से एसोसिएटेड हैं ये चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने लग गया हूं मैं, तो आप वो देख लिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक जो आर्टिकल भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कनेक्शन कौन से पेपर से हो रहा है वो चीज़ वहाँ पे दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार पहले ज़रूर देख लिया करो, फिर आप पेपर को स्टार्ट कर दिया, या फिर देख लो तो उसके बाद में देख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दिल्लीज कोविड पजल की अगर बात करें, इस आर्टिकल को लिखा है नीलकंठ मिश्रा ने। देखो, सेरो प्रेवलेंस का मतलब हो गया आप ब्लड टेस्टिंग जब करवाते हो और उसमें आप देखते हो कि हाँ कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब एंटीबॉडी का काम आपको पता है ही कि जब भी कोई एंटीजन, जब भी कोई बीमारी अटैक हमारी बॉडी पे करती है तो हमारी बॉडी जो है वो उस पर रिएक्ट करती है उसको सप्रेस करने के लिए। तो हमारी बॉडी में बननी शुरू हो जाती है एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम उस एंटीजन से सामना कर चुके हैं, हमारी बॉडी उसका सामना कर चुकी है। तो ऐसे में कोविड-19 का इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे हुआ या नहीं, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ है ना उनको आप चेक करो कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई कि नहीं। अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कोविड-19 को कंटेन करने के हिसाब से तो इसका मतलब आपके कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया। इसी को बोला जाता है सेरो प्रेवलेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो बात यह है कि दिल्ली में बताया जा रहा था कि पिछली जो आउटब्रेक हुई थी कोविड-19 की, उस टाइम पर लगभग जनवरी में जब स्टडी कंडक्ट की गई तो 56% दिल्ली के जितने भी रेजिडेंट थे उनमें कोविड-19 से रिलेटेड एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी थी, उनकी बॉडी में वो प्रेजेंट थी। बजाय इसके अभी भी दिल्ली में लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की डेथ डेली हो रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब 56% हर एक तरीके से एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी थी। देखो कि इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये निकल के आ रहा है, एंटीबॉडी जनरेट होना दैट मीन्स हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि लोगों के अंदर रोग से लड़ने के लिए जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की रिक्वायरमेंट है, इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट है, वो बनना शुरू हो जाए। और रोग की अगर कोई भी पैथोजन अटैक करे, जैसे कि कोरोना वायरस अटैक करे, तो उसको वहीं की वहीं रोक दे या फिर उसको वहीं की वहीं ख़त्म कर दे।
तो ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी का अगर देखें तो 56% लोगों में दिल्ली के में अगर कोविड-19 रिलेटेड एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी, तो ऐसे में अब इतनी डेथ रेट क्यों आ रही है? यहाँ पर डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, रेशियो निकाला जा रहा है, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि ये डेटा चेंज होता रहेगा, ना हमारे इतने काम का है नहीं। पॉइंट ये है कि अभी भी डेथ रेट इतनी ज़्यादा क्यों है? 400 लोग कोविड-19 से अभी भी क्यों मर रहे हैं दिल्ली में? दूसरी तरफ मुंबई की अगर बात करिए तो दिल्ली का एग्जाम्पल हो गया, अब छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मुंबई का। मुंबई में फर्स्ट आउटब्रेक हुआ तब कोविड-19 के ज़्यादातर केसेस जो थे वो स्लम एरियाज से आ रहे थे, और उन स्लम एरियाज में आए तो आज आप देखोगे कि फर्स्ट आउटब्रेक के टाइम पे स्लम्स में एंटीबॉडीज बहुत जनरेट हुई, और इसके चलते आज जब सेकेंड वेव आ चुकी है मुंबई में, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया, तो ऐसे में उन स्लम्स में केसेस बहुत कम आ रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है कि एंटीबॉडी अगर उनकी बॉडी में थी तो दूसरी वेव ऑफ कोविड-19 ने ज़्यादा इन्फेक्शन किया ही नहीं। और जबकि हमने दिल्ली में क्या देखा, 56% लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी थी। तो क्या है इन दोनों में डिफरेंस? इसमें डिफरेंस जो है वो है मेन ज्योग्राफी का, मेन जो हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी पेनिट्रेशन का। सिंपल सी बात है, सिटी है यहाँ पे दिल्ली, आसपास के गांव है, रूरल एरिया है, वहाँ से क्या होगा जी, पेशेंट जो है उनको शुरुआती सिम्टम्स पे ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो ऐसे में हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और वो आ जाते हैं अर्बन एरियाज में। और इसकी वजह से फिर दिल्ली जैसे सिटीज़ में जो लोड है वो बढ़ता चला जाता है, और उस लोड के बढ़ते चले जाने के चक्कर में ही ये 400 लोगों का फिगर है ना, ये डाउन जा ही नहीं रहा। क्योंकि 56% जैसे कि हमने ऑलरेडी, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये, कि जबकि 50% से ज़्यादा लोगों के पास में अगर इम्यूनिटी है तो उसके बावजूद वहाँ पे डेथ रजिस्टर हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? सेमी अर्बन या फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन। सिंपल सी बात है कि लोग जो हैं वो ट्रैवल करके आते हैं दूर दराज के इलाकों से, क्योंकि उनके दूर दराज के इलाकों में मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर गांव में ही आशा वर्कर्स के पास में पूरी फैसिलिटी अवेलेबल हो, टाइम पे टेस्टिंग हो जाए, टाइम पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, शुरुआती ट्रीटमेंट मिल जाए, तो क्या वो केसेस कॉम्प्लिकेट हो पाएंगे? अगर कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे तो क्या उनको सिटीज़ में आने की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल भी नहीं। तो सिटीज़ का लोड कम होगा कि नहीं? ऐसे में हमें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा। रूरल रीजन में एक एक गांव में, आसपास के 4-5 गांवों के बीच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ अवेल करानी पड़ेगी। तो डेथ रेट जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 टाउन्स में जो देखने को मिल रही है, उसकी वजह यही है कि इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, सिटीज़ में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये है ज्योग्राफी का असर कि भाई गांव के चीज़ों पर भी आप ध्यान दो। अगर गांव में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से होने लग गई ना, तो फिर वो केसेस शुरुआती सिम्टम्स के टाइम पे ही सही कर लिए जाएंगे। ऐसे में अगर वो वहीं के वहीं सही हो जाएंगे तो फिर उनको शहरों में आने की नौबत नहीं आएगी, और शहरों में जो हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई उसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। राइटर शुरू में यही सवाल पूछते हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी अचीव होने से कोई फ़ायदा है? जी, फायदा तब तक है जब तक कि वो आइसोलेटेड मैनर में हो। देखो, बिल्कुल क्रिटिकल कोई पेशेंट हो उसके लिए तो बॉर्डर्स का ओपन रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मान लो कि दिल्ली में हाई फैसिलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इधर से अगर कोई पेशेंट जाना चाहे तो उनके लिए तो देखो ओपन रखो, बाकियों के लिए उनके गांव के, उनके घरों के आसपास में फैसिलिटीज़ अवेल करा दो। ऐसे में क्या हो जाएगा? बेड्स की शॉर्टेज भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और आप देखोगे हर्ड इम्यूनिटी का फ़ायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो हर्ड इम्यूनिटी का फ़ायदा तब मिलता है जब सिस्टम क्लोज होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा। बाकी तो देखो चीज़ें ये है कि भाई बाढ़ अगर आ गई तो बाढ़ का आप बाढ़ आने के बाद में सोल्यूशन क्यों कर रहे हो? बाढ़ से पहले समझो ना कि बाढ़ आई क्यों। बोला अपर स्ट्रीम में जो पानी था, हायर स्लोप्स में, वहाँ पर पानी को मैनेज अगर प्रॉपर कर ले तो क्या नीचे वाले लोग मरते क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गुजरात रीट्रीटिंग स्टेट। इसमें गुजरात से रिलेटेड ही ज़्यादा मेन चीज़ें हैं, पर एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉट एंड शारिक लालीवाला।
इसमें बताया जा रहा है कि 3 मार्च को जब गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने गुजरात को कंग्रेचुलेट किया कि हमने बहुत अच्छा किया कि कोविड-19 वायरस का जो आउटब्रेक है वो बहुत कम हुआ। और साथ में उन्होंने एनुअल बजट भी पेश किया और साथ में ये कहा कि हम बजट में इतना इतना प्रोविज़न कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा स्पीडी वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको और अच्छे से करने के लिए। तो ऐसे में मतलब जो भी कोविड-19 को टैकल करने का तरीका है, तो ऐसे में चेस्ट थंपिंग हो गई, खुद की शाबाशी, अपने मुँह मिट्ठू मियाँ बन गए। होता क्या है फिर बाद में कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है और रियलिटी ये निकलती है कि आज तो मई आ गया, अप्रैल जैसे ही आधे से ज़्यादा निकलता है तो हॉस्पिटल्स की कमी, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ही आउट हो गई, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। मेजर सिटीज़ में कैओस निकल के आ रहा है। जो मिडिल क्लास करंट रिजीम को फेवर कर रही है, बोलो वो ही मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसी पड़ी है। उस मिडिल क्लास को खुद से ही खुद की सेफ्टी ध्यान में बनानी, मतलब खुद के लिए सेफ्टी का काम करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हो गई देखो क्रिटिसिज्म चेस्ट थंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इतनी जल्दी अपने आप को राजी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रॉब्लम इतनी बड़ी सारी है गुजरात की, या फिर पर्टिकुलरली गुजरात की यहाँ बताई जा रही है। आप थ्रू आउट कंट्री देखो कि प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, जबकि आपका ऑग्यूमेंटेशन मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर सिस्टम को एनहेंस करने का, या फिर जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करना चाह रहे हो हेल्थ केयर सिस्टम को और बूस्ट अप करने के लिए, वो कर रहे हो पीस मील बेसिस पे। दैट मीन्स आप एक साथ नहीं कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो। तो ये तो एक तरीके से रिट्रीट हो गया स्टेट का, कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, चाहे वो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो या फिर जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसको प्राइवेटाइज करने की बात करो। जबकि हमें बार बार ये चीज़ सीखने को मिलती है कि 5 बेसिक नीड्स आजकल होने लगी है। पहले तो रोटी कपड़ा मकान थी, अब एजुकेशन और हेल्थ भी है। तो इन 5 चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टेट को अपने हाथों में रखना चाहिए, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हेल्थ, इनके ऊपर स्टेट की कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेनिफिट कमाने के चक्कर में इन सारी चीज़ों से जो लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं पैसे के बेसिस पे, उन लोगों को आप डिप्राइव कर दोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज गुजरात के यहाँ पे हालत ये बता रहे हैं कि सेंटर फॉर डिजीज़ डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने अपनी एक स्टडी में शो किया कि 138 हॉस्पिटल बेड्स 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर हमारे कंट्री में अवेलेबल है, 138 हॉस्पिटल बेड्स। जबकि गुजरात का यहाँ पर बता रहे हैं कि ये केवल 100 से नीचे है। दूसरी तरफ सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स की बात करें एज कंपेयर टू गुजरात, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बोलो वहां पर 1 लाख पेशेंट के ऊपर 123 से 130 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा और ठीक करो भाई, केवल चेस्ट थंपिंग से काम नहीं चलने वाली है, ये बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो डेफिसिट है, बेड्स की जो कमी है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बजाय कि खुद ही खुद के राजी हो जाओ। रही सही में जो स्टेट गवर्नमेंट जो है बजट एलोकेशन बहुत कम कर रही हैं, और यहाँ पर गुजरात का जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल है कि 2020-21 में बजट एलोकेट टाइम पे 914 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ केयर पे खर्च करने के लिए, और खर्च किया गया कितना, 737 करोड़ रुपए। कोई ज़माने में गुजरात में जितना कुछ बजट का हिस्सा, लगभग आप देखोगे कि 2018-19 में लगभग 5.54% ऑफ टोटल बजट, कितना, 5.5% के लगभग टोटल बजट का जो हिस्सा था वो हेल्थ केयर पे जाता था, वो घटकर के 2021-22 में 4.98 हो गया। जबकि हेल्थ इमरजेंसी आ गई, हेल्थ क्राइसिस आ गया, तो यहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए। ये जो बजट एलोकेशन है, ये बिहार जो कि सोशो इकोनॉमिकली गुजरात के कंपैरिजन में बैकवर्ड है, उससे भी कम एलोकेशन है। तो सबसे बड़ी बात क्या आ गई एक और, कि बजट एलोकेशन जो है वो बहुत कम किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और एलोकेट किया भी जा रहा है तो प्रॉपरली खर्च नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रोविजन किए जाएं, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बेसिस पे क्या रिकमेंड किया गया था कि भाई 8% तक स्टेट्स को अपनी जीडीपी का जो हिस्सा है वो
हेल्थ केयर के लिए अलोकेट करने की ज़रूरत है, जो कि घट के कहाँ कितना आ रहा है 5% से भी नीचे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है क्योंकि कोविड-19 का क्राइसिस भी अभी चल रहा है। फिर आगे राइटर जो है वो और आड़े हाथों ले रहे हैं गुजरात सरकार को, और गुजरात को पर्टिकुलरली, वो ये कि लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ पर 1990s के टाइम पे आया। तो इसका लिबरलाइजेशन का मतलब क्या यही था कि हेल्थ केयर को ही आप पूरा का पूरा सिस्टम पूरा हैंड ओवर कर दोगे? इसमें तो ये था कि भाई सरकार काम जो कर रही है वो तो करेगी, बट उसके पैरेलल में एक फोर्स प्राइवेट सेक्टर का और काम करने लग जाएगा तो ईजी रहेगा सारी चीज़ें करना। बट रियलिटी कुछ ऐसी है कि जिन स्टेट्स को बीमारू बोला जाता है उनसे भी बुरे हेल्थ इंडिकेटर्स शो किए जा रहे हैं सो कॉल्ड गुजरात एडवांस स्टेट के। यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से अगर देखें, जो कि 2019-20 में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो बताया जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं गुजरात में, उनमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जो कि एनीमिक हैं, जिनमें आयरन की कमी है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है 80%। इसके अलावा आप देखोगे बिहार के कंपैरिजन में अगर देखें तो भी यहाँ पर बिहार, जिसको हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मानते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बच्चों की एनीमिक होना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो चौथा राउंड था 2015-16 में जो डेटा आया था, उसमें बताया गया था कि कितना बुरा गुजरात पहले से भी बुरा परफॉर्म कर रहा था, रही सही में और बुरा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और बेटरमेंट की बात करो तो यहाँ पर देखो गुजरात ने इतना कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। इसके अलावा आप देखोगे स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग का मतलब हो गया कि एक बच्चे की उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, एज के हिसाब से हाइट कितनी है। तो लगभग 40% गुजरात के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटेड हैं, उनकी उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बन रही है। और अगर वुमेन की बात करें, औरतों की बात करें, तो नेशनल NFHS के चौथे राउंड के डेटा के हिसाब से देखें तो गुजरात में 15 से 49 साल की उम्र में जितनी भी औरतें थी उनमें से 55% औरतें एनीमिक हुआ करती थी, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 के डेटा के हिसाब से देखें बढ़कर कितनी हो गई 65%। तो वुमेन में एनीमिक होना वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, वुमेन में आयरन की कमी होना, हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज, ये कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। सिमिलरली अगर क्यूमुलेटिव पैरामीटर्स की बात करें, क्यूमुलेटिव मतलब पूरी चीज़ों को जिनको हम ओवरऑल देखते हैं नॉर्मली, जैसे इनकम की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, इन सब को मिलाकर के हम ज़्यादातर एक इंडेक्स की ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप देखोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी गुजरात इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छे से, क्योंकि 36 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की अगर बात करें इंडिया में, तो 1990 में गुजरात की रैंक हुआ करती थी 23वीं, 1990 की बात हो रही है। और फिर उसके बाद में 2018 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्लेयर हुआ स्टेट वाइज, यूटीज वाइज, तब गुजरात की पोजीशन रही 22, ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो बोला अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया जा रहा। फिर यहाँ पर आगे एजुकेशन के लिए आड़े हाथों लिया जाता है कि 1980 में गुजरात का जो रिजीम था उस टाइम पर एजुकेशन में SC और OBC के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजर्वेशन का प्रोविजन डालना शुरू कर दिया था। मिड डे मील स्कीम के बेसिस पे स्कूल में जाने वाले जो बच्चे थे उनको खाना मिलना शुरू हो गया था। बोला फिर जैसे ही थोड़ा सा माहौल बदलता है तो एंटी रिजर्वेशन माहौल आते ही वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो प्रोविज़न मिड डे मील स्कीम के थे वो कहीं ना कहीं इग्नोर होने लग गए। और दूसरी तरफ पहले जब अधिकारों की बात हो रही थी, अब बात ज़्यादा किस चीज़ की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। तो बोले जब डेमोक्रेसी की ही बात हो रही है तो डेमोक्रेसी में तो भाई राइट पहले होते हैं, उसके बाद में आती है चीज़ें। बट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में जब लग गए तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा। हिंदू मुस्लिम वायलेंस भी हुआ वहाँ पे, 2002 के जो राइट्स हुए थे वो भी हमने देखे। तो ऐसे में जो वेलफेयर स्टेट की जो आइडिया थी वो कहीं ना कहीं हटती चली गई गुजरात से। फिर बोल रहे हैं राइटर यहाँ पे कि 1990 से लेके अब तक का अगर पूरी ट्रेजेक्ट्री देखें तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो बातें हुई है वो रिप्रेसिव मेजर्स की हुई है, कि जो भी सरकार के अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है बोला उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बजाय कि वेलफेयर स्टेट की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल किया जाना। मतलब ये हो गया कि सरकार जो है वो अपने हाथ को ज़्यादा पावरफुल बनाती चली गई। दूसरी तरफ जो गुजरात हाई कोर्ट है
उन्होंने सुओ मोटो लिटिगेशन लिए, मतलब खुद से ही संज्ञान लिया कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, और उन्होंने ये कहा कि कैसे भी करके भाई आप इस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को टैकल करो, बाकी चीज़ों को एक बार साइड में भी रखा जा सकता है, होल्ड पे भी रखा जा सकता है। बट वही चीज़ अभी क्या है कि गुजरात सरकार ही नहीं है, ये गुजरात का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कहीं पर भी देखो यही हो रहा है कि हो क्या रहा है कि ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम गेमिंग हो रही है। बट यहां पर गुजरात को पर्टिकुलरली आड़े हाथों इसलिए लिया जा रहा है कि केरला और महाराष्ट्र में भी आउटब्रेक हुआ कोविड का, वहां पर तो सरकार जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर के मीटिंग की है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जबकि गुजरात में बोला अभी तक एक भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है। यहां पर क्या आ गया, देखो अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत यह है कि जितनी कैजुअलिटीज़ हैं उनको सही से समझे, कितने केसेज हैं, कितनी डेथ रेट है, उनको सही से मैनेज किया जाए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। और इसके लिए चेस्ट थंपिंग से पहले हमें हमारे खुद की जो बेसिक ड्यूटीज़ है उनको फुलफिल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के ऊपर तंज मारा गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव पे, तो वो हमने देख ही लिया। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में इतने आर्टिकल्स थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।